तो बच्चों आइए पढ़ते हैं अगला टॉपिक, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बड़े फोकस के साथ ध्यान से पढ़िए। क्या टॉपिक है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। लेट स्टार्ट। बच्चों, लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई होता है कितना? 1.36 mm। एनसीईआरटी डाटा है, याद रखना है, राइट? अगला पॉइंट देखें। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन ऑल द 46 क्रोमोसोम of a diploid cell of human is 2.2 meter. This DNA is accommodated in a nucleus of few micron size by packaging and compaction. मतलब बच्चों, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, आप सब जानते हैं, तो वो 46 क्रोमोसोम का सारा डीएनए जोड़ दिया जाए तो टोटल लेंथ होती है 2.2 मीटर, राइट? और ये जो 2.2 मीटर डीएनए है उसे एकोमोडेट किया जाता है, भरा जाता है, पैक किया जाता है। किसमें भर के रखते हैं उसको? इन अ न्यूक्लियस ऑफ फ्यू माइक्रोन साइज बाय पैकेजिंग एंड कॉम्पैक्शन, राइट? सर, क्लास में जब भी हम ये डाटा देते हैं तो स्टूडेंट अक्सर ये कंफ्यूज रहता है ये 2.2 मीटर डीएनए को सुन के कि एक ही डीएनए 2.2 मीटर का है। तो ये कंफर्म आपको रखना है कि अभी सर ने कहा कि ये एक ही डीएनए 2.2 मीटर का नहीं है। हमारे सेल में जो 46 क्रोमोसोम है, इन सभी 46 क्रोमोसोम के डीएनए को एंड टू एंड जोड़ेंगे तो 2.2 मीटर आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब सर क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि 2.2 मीटर का डीएनए आपने बता दिया, बिल्कुल। डीएनए का साइज काफी बड़ा हो गया, और अभी हमने कहा यहां पे कि फ्यू माइक्रोन के साइज के स्पेस में ये डीएनए एकोमोडेट हो रहा है, बिल्कुल, रखा जा रहा है, बिल्कुल। तो ये डीएनए यहां पे कैसे इस छोटे से स्पेस में हमने एकोमोडेट किया? क्योंकि एक पॉइंट और है कि डीएनए पे चार्ज नेगेटिव है, तो एक वो भी प्रॉब्लम हो गई और एक तो साइज की प्रॉब्लम हो गई। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस, जो पैकेजिंग का आप कह रहे हैं कि पैकेजिंग या कॉम्पैक्शन के थ्रू हम इसको रखेंगे, बिल्कुल। तो क्या इसका कोई लाइव एग्जांपल हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि ऐसे पैकेजिंग होता है और फिर डीएनए को रखा जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल देंगे। सबसे पहले मैं ये पॉइंट क्लियर करूंगा सर कि ह्यूमन के एक डिप्लॉयड सेल में, एक सेल में कितना क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम। मान लीजिए पहले क्रोमोसोम का डीएनए ये रहा, तो फिर दूसरे क्रोमोसोम का डीएनए ये रहा, तो इस तरह करके सर पूरे 46 क्रोमोसोम के डीएनए को एक लाइन से अरेंज कर दिया जाए एंड टू एंड, तो लेंथ है 2.2 मीटर, राइट सर? अनदर थिंग इज कि 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ है। दूसरी बात, ये डीएनए इतना सारा है, 2.2 मीटर बहुत ज्यादा लेंथ है, बट दिस डीएनए इज एकोमोडेटेड इन ए न्यूक्लियस ऑफ फ्यू माइक्रोन साइज। बिल्कुल छोटे से न्यूक्लियस में पैक किया जाता है। कैसे एकोमोडेट किया जाता है? बाय पैकेजिंग एंड कॉम्पैक्शन। तो सर इसका जो लाइव एग्जांपल आप बोल रहे हैं, आगे वो देख लेते हैं हम। आइए बच्चों, एक एग्जांपल देखते हैं जहां से आपको पैकेजिंग और कॉम्पैक्शन आसानी से समझ में आ जाए। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम। देखिए, एग्जांपल ऑफ पैकेजिंग हम ले रहे हैं काइट व्हील। काइट व्हील हिंदी में चरखी कहते हैं। काइट व्हील वही है जिसमें धागा होता है ना? तो आइए देखते हैं काइट व्हील का एग्जांपल। ये देखिए बच्चों, ये काइट व्हील ऐसे ही होता है ना, इसमें धागा भरा होता है। तो काइट व्हील का साइज देखो, बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इस काइट व्हील में जो धागा है वो मोर देन 500-600 मीटर है। अब सोचो, मोर देन 500-600 मीटर जो धागा है, इतना सारा, और इतने छोटे से स्पेस में पैक हुआ है। तो कैसे पैक हुआ है? फोल्ड कर करके। 500 to 600 मीटर जो धागा है उसे फोल्ड कर करके पैक किया गया है इस छोटे से काइट व्हील में। तो कम स्पेस में ज्यादा मटेरियल एकोमोडेट करना, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? पैकेजिंग एंड कॉम्पैक्शन। क्लियर है? यानी डीएनए के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल, डीएनए के साथ भी यही होगा, फोल्डिंग करेंगे। और चार्ज का जो बोल रहे थे सर आप, डीएनए एसिडिक है, निगेटिवली चार्ज्ड है, तो उसको पैक करने के लिए कोई ऐसा मटेरियल लाना पड़ेगा जो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, यानी जो पॉजिटिव चार्ज हो। बिल्कुल सर, जो कि हम आगे देखेंगे। तो अभी आपने देखा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल सर ने आपको पैकेजिंग समझाने के लिए, नॉर्मली डीएनए पैकेजिंग की बात अभी हमने नहीं की। हमने कहा कि पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, यानी एक बड़े साइज के धागे को हम यहां पे काइट व्हील में पैक करके रख सकते हैं छोटे से स्पेस में। ठीक कुछ ऐसा ही डीएनए के साथ हम करेंगे, तभी जाके 2.2 मीटर का डीएनए एक छोटे से स्पेस में पैक होगा। अब वही कैसे पैक होगा, इसको आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो अब अगर हम अगली बात करें तो यहां पे हमने डिस्कस किया कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसे पैक होता है और यूकैरियोटिक डीएनए कैसे पैक होता है।
तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का एक छोटा सा कंपैरिजन देख रहे हैं कि यहां पे दोनों के पैकेजिंग में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सर। तो पहला पॉइंट हमने लिखा कि डीएनए पैक इन द फॉर्म ऑफ, कि प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए, वो किस फॉर्म में पैक होता है और यूकैरियोट में जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में पैक होता है। तो पहला पॉइंट हम प्रोकैरियोट को देखते हैं। प्रोकैरियोट में हमने लिखा कि जो डीएनए पैक होगा वो स्फेरिकल लूप, जिसको हमने क्या कहा, सुपर क्वाइल्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में पैक होगा। तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो आपको पता है कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, राइट। और ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए क्या होगा, स्फेरिकल लूप का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, सुपर क्वाइल्ड हो जाएगा, ठीक है, और वहां पे इस फॉर्म में पैक होगा, और वो जहां पे पैक होगा उस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोइड, यानी वो न्यूक्लियोइड जो एरिया है वहां पे पैक हो रहा है, और किस फॉर्म में पैक हो रहा है, स्फेरिकल लूप के फॉर्म में सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है वहां पे वो पैक होके। और अगर हम यही यूकैरियोट की बात करें तो आप ये वर्ड पहले ही भी सुन रखे हो, बिल्कुल, क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो सेल में क्रोमोसोम के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, तो वो क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक हो रहा है। अब आइए एक बार हम इसको विजुअलाइज करते हैं, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए का जो सुपर क्वाइल्ड स्फेरिकल लूप की बात कर रहे हैं वो कैसे बन रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से देखिए, ये हमारा एक मॉडल हुआ जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे प्रोकैरियोटिक डीएनए पैक होता है। अब मान लीजिए कि ये हमारा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए था। इस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए को क्या किया गया, क्वाइल किया गया, और क्वाइल जब किया जा रहा है तो यहां पे ये लूप का फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल, और फिर ये जो लूप बन रहा है इस लूप को इसी लूप के फॉर्म में मेंटेन करके रखना है। अगर हम इसको क्वाइल करके छोड़े तो फिर से खुल जाएगा, बिल्कुल, रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमको इसको इसी फॉर्म में कंडेंस रखना है और उसके लिए हमको एक क्लिप की जरूरत है। तो वो क्लिप का काम कर रहा है ये जो आप रेड कलर से मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, और ये मॉलिक्यूल क्या है, पॉलीएमाइंस। तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को पॉलीएमाइंस क्या करते हैं, क्लिप की तरह उसको पकड़ के रखते हैं, उसको कंडेंस फॉर्म में रखते हैं, उसको टेंस फॉर्म में रखने का काम करते हैं, और यही जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, स्फेरिकल लूप्ड लाइक स्ट्रक्चर, या फिर हम सुपर क्वाइल्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीएमाइंस की मदद से सुपर क्वाइल्ड लूप का फॉर्मेशन करता है। मतलब सर पॉलीएमाइंस पक्का बेसिक होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि डीएनए क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तभी जाके ये इस डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, और उसको इस टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके रख पाएगा। तो ये आपने देखा कि कैसे प्रोकैरियोटिक डीएनए पैक होता है, किस फॉर्म में प्रोकैरियोटिक डीएनए पैक होने के बाद हमको दिखाई देता है। राइट। अब बात करते हैं यूकैरियोट की, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आप पहले से ही जानते हो, कई बार देख चुके होंगे, ठीक है। तो हमने कहा क्रोमोसोम। अब देखिए जो यूकैरियोटिक डीएनए होगा वो पैक होकर जो फाइनल कंफर्मेशन लेता है, फाइनल कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो सबसे लास्ट लेवल होता है पैकेजिंग का, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये पूरा का पूरा कन्वर्जन कैसे होता है इसी क्लास में आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बच्चों आपने देख लिया क्या कि डीएनए को प्रोकैरियोट में किस फॉर्म में पैक किया जाता है, स्फेरिकल सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में, राइट, और यूकैरियोट में क्रोमोसोम के फॉर्म में, राइट। अब अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों जिसका डिस्कशन हम पहले कर रहे थे, आइए देखते हैं क्या कि डीएनए पैक्ड विद द हेल्प ऑफ और डीएनए न्यूट्रलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। डीएनए को किसकी मदद से पैक किया जाता है या किसकी मदद से न्यूट्रलाइज किया जाता है। सर ये न्यूट्रलाइज वर्ड आ गया है, इसका मतलब क्या हो गया यहां पे? न्यूट्रलाइज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि डीएनए कैसा है, निगेटिवली चार्ज। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए हमें, पॉजिटिवली चार्ज कुछ चाहिए, क्योंकि अगर कोई निगेटिव होगा, भाई डीएनए निगेटिव चार्ज है और उसको पैक करने वाला भी निगेटिव हुआ तो निगेटिव चार्ज तो रिपेल करेगा, और हमें तो कब स्पेस में पैक करना है उसे, इसलिए अपोजिट चार्ज वाला चाहिए। तो डीएनए निगेटिवली चार्ज है, इसलिए उसको पैक करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज वाला मटेरियल चाहिए। इसीलिए बच्चों देखिए प्रोकैरियोट में सर बता चुके हैं क्या कि डीएनए को प्रोकैरियोट में पैक किया जाता है या न्यूट्रलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीएमाइंस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक हैं, बेसिक प्रोटीन्स हैं, राइट, ओके। और यूकैरियोट में बच्चों डीएनए को पैक किया जाता है हिस्टोन प्रोटीन की मदद से, वो भी बेसिक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्लियर है, ओके। अब बात आती है कि
प्रोकैरियोट में बच्चों डीएनए पैकेजिंग की बात इतनी सी ही करनी होती है, क्या कि प्रोकैरियोट में डीएनए सुपर क्वाइल्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में पैक होता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीअमाइन्स। प्रोकैरियोट की बात खत्म। यूकैरियोट में डीएनए पैकेजिंग हमें डिटेल में देखना है, लेकिन उसके पहले हम यह तो जान लें कि हिस्टोन प्रोटीन के कैरेक्टर क्या है। तो आइए थोड़ा सा ब्रीफ में हम पढ़ते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। आइए देखिए अगला हिस्टोन प्रोटीन्स। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। अगला, सिंथेसाइज ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। कब सिंथेसाइज होता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल में। सर इसका मतलब यह हुआ कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि डीएनए भी सेल साइकिल के एस फेज में रेप्लिकेट होता है। बिल्कुल। और जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है उसी टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हिस्टोन को भी बना रहे हैं, उसकी भी सिंथेसिस कर रहे हैं, क्योंकि उसको नया डीएनए कब बन रहा है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल में। तो उसको पैक करने के लिए नया प्रोटीन कब चाहिए? एस फेज में, यानी बनते ही डीएनए को पैक करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सर। बच्चों आपको पता है न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल में। और जब नया डीएनए बनेगा तो उसको पैक करने के लिए नया हिस्टोन प्रोटीन भी बनाना पड़ेगा, इसीलिए लिखा हुआ है सिंथेसाइज ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल, राइट। अगला देखिए, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो बोल रहा था कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन। अब बात आई कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन क्यों है, इनका नेचर बेसिक क्यों है? तो कारण लिखा है एज दे आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन। देखो, लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड है, और ये दोनों अमीनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन में सबसे ज्यादा होते हैं। बच्चों किसी भी प्रोटीन का जो नेचर होता है वो किससे डिपेंड होता है? किस पर डिपेंड होता है? वो चीज डिपेंड होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स पे। जो अमीनो एसिड ज्यादा होंगे अमाउंट में वही नेचर डिसाइड करेंगे। जैसे बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा होते हैं हिस्टोन प्रोटीन में, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है? बेसिक होता है। और दूसरी बात, जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक तो है, इनमें नेट चार्ज पॉजिटिव होता है, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन भी बेसिक है और पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर बच्चों? एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि किसी प्रोटीन पर कौन सा चार्ज एक्वायर होगा वो डिपेंड करता है उसके अमीनो एसिड कौन से ज्यादा है, राइट। अगला देखें बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑफ 5 टाइप्स। हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं बच्चों, राइट। तो अभी तक हमने यह देखा कि हिस्टोन प्रोटीन की मदद से यूकैरियोटिक डीएनए पैक होगा और पैक होके फाइनली क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म, कि ये पैकेजिंग स्टार्ट कैसे हो रही है। हमने हिस्टोन के बारे में पढ़ लिया, हमने डीएनए के बारे में पहले ही पढ़ रखा है। अब उस डीएनए को पैक करना है ताकि उसका साइज छोटा हो जाए, ताकि हम उसको फ्यू माइक्रोमीटर माइक्रोन के स्पेस में एकोमोडेट कर सके। तो आइए पैकेजिंग की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं कि पैकेजिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पे पैकेजिंग की। अब ध्यान से सुनिए, एक वर्ड आया न्यूक्लियोसोम। अब ये क्या है? जब भी डीएनए पैकेजिंग की बात करते हैं तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमको पैकेजिंग में बनते हुए दिखाई देता है वो होता है न्यूक्लियोसोम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा इसकी बात करते हैं। तो यहां पे हमने कहा कि फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग, यानी जो फर्स्ट स्ट्रक्चर पैकेजिंग के प्रोसेस में बनेगा, जो हमको दिखाई देगा, वो होगा न्यूक्लियोसोम। इसलिए न्यूक्लियोसोम फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। बिल्कुल सर। अगली बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमने लिखा कि अब न्यूक्लियोसोम में होता क्या क्या है, ये न्यूक्लियोसोम बनेगा कैसे। बिल्कुल ठीक है, हमने कहा कि पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो न्यूक्लियोसोम होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हमने कहा कि न्यूक्लियोसोम में होगा डीएनए, और अभी सर ने एक्सप्लेन किया हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन ये दोनों मिलके न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। तो फिर से हम देखिए कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब मिलेंगे तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर यहां पे फॉर्म हो रहा है वो हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोसोम, और वो फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले पॉइंट को डिस्कस करें। तो अब देखिए यहां पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कैसे आपस में एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि डीएनए जो होता है वो एसिडिक होता है, राइट। ठीक है, याद कीजिए फॉस्फोरिक एसिड होगा यहां पे, तो एसिडिक नेचर प्रोवाइड करेगा और निगेटिवली चार्ज होगा। तो डीएनए पे चार्ज कौन सा हुआ? निगेटिव चार्ज, तो निगेटिवली चार्ज हो गया।
अब चलिए, ये निगेटिवली चार्ज डीएनए उसी के साथ एसोसिएट होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोसोम में वो है हिस्टोन प्रोटीन। तो अगली बात कर रहे हैं, हिस्टोन क्या हो गया? बेसिक हो गया। और क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, अभी सर ने बताया भी। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इस तरीके से जब पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन और निगेटिवली चार्ज डीएनए आपस में एसोसिएट होते हैं तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है। तो इसके फॉर्मेशन को एक बार यहां पे हम ध्यान से देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास हिस्टोन, सर ने यहां पर डिस्कस किया कि 5 टाइप के हिस्टोन होते हैं। बिल्कुल सर। तो ये एसोसिएशन कैसे स्टार्ट हो रहा है इसकी बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, उन 5 टाइप के हिस्टोन में से सबसे पहले हम 4 टाइप के हिस्टोन को यूज करेंगे। और वो कौन कौन से होंगे? तो यहां पे इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हिस्टोन होंगे। तो हमने लिया पहले H2A, राइट, H2B, H4 और H3। ओके। तो H2A, H2B, H3, H4, H1 का यूज हमने यहां पे अभी नहीं किया। बिल्कुल। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हिस्टोन हमने लिए। अब किस तरीके से लिए इसकी बात करते हैं। तो H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2A का एक मॉलिक्यूल ये हुआ और H2A का एक मॉलिक्यूल ये हुआ। बिल्कुल। H2B का एक मॉलिक्यूल ये हुआ, H2B का एक मॉलिक्यूल ये हुआ, H3 का एक मॉलिक्यूल ये हुआ, H3 का एक मॉलिक्यूल ये हुआ, H4 का एक मॉलिक्यूल ये हुआ और H4 का एक मॉलिक्यूल ये हुआ। इस तरीके से आपने देखा कि इस पूरे एसोसिएशन में कितने मॉलिक्यूल हो गए? 8। बिल्कुल, 8 मॉलिक्यूल। और 8 मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम कह रहे हैं इसको ऑक्टामर। और ये 8 मॉलिक्यूल किसके हैं? हिस्टोन के। तो हमने क्या कह दिया इसको? हिस्टोन ऑक्टामर। तो सबसे पहले जब न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म किया? हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन किया, जिसमें याद रखिए H1 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और H1 को छोड़ के बाकी जितने हिस्टोन हैं उन सब के 2-2 यूनिट आ रहे हैं और इस तरीके से 8 हिस्टोन यूनिट मिलके हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन यहां पे कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों देखा आपने, 2 मॉलिक्यूल H2A के, 2 मॉलिक्यूल H2B के, 2 मॉलिक्यूल H3 के और 2 मॉलिक्यूल H4 के, कुल 8 मॉलिक्यूल जुड़ गए और इसे क्या बोल रहे हैं अपन? हिस्टोन ऑक्टामर। राइट बच्चों, अब आगे क्या होगा वो देखने चल रहे, आइए देखते हैं। तो बच्चों अब आगे की बात करते हैं क्या कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स यूकैरियोट में कैसे होता है। हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है। अब इसके आगे क्या होता है वो देखिए। अब आप देखिए, हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसके चारों तरफ निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, पहले ये हिस्टोन ऑक्टामर था, 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन थे पॉजिटिवली चार्ज, उसके चारों तरफ ये रेड कलर का जो दिख रहा है धागा आपको, ये क्या है? डीएनए, निगेटिवली चार्ज डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैप हो गया। अब बात आई सर कितनी बार ऐसे लपेटते हैं? जितनी बार मन करे? नहीं, 1.75 राउंड लपेटना है। डीएनए को ऑक्टामर के अराउंड कितनी बार लपेटना है? 1.75 टर्न्स। 1.75 राउंड डीएनए कॉइल होता है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। राइट बच्चों? अच्छा, तो क्यों रैप हुआ? क्योंकि हिस्टोन ऑक्टामर क्या था? पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए कैसा था? निगेटिवली चार्ज, रैप हो गया। अब बच्चों एक हिस्टोन यहां पर और दिखेगा। ये देखिए, ये H1 हिस्टोन ऑक्टामर में नहीं था, लेकिन यहां पर H1 हिस्टोन आ गया। अब ये जो H1 हिस्टोन है बच्चों, अब इसका काम क्या है? इसका काम है बच्चों, इस H1 हिस्टोन का काम क्या है? वो ये है कि ये जो ऑक्टामर है इसके चारों तरफ जो डीएनए कॉइल हो गया है इसको सील करना, होल्ड करके रखना या प्लग करके रखना या बोलो क्लिप करके रखना, ताकि ये डीएनए जो कॉइल हुआ है यहां से खुल ना जाए। पूरे एसोसिएशन को बनाए रखना। तो पकड़ के रखेगा H1 इसको, डीएनए को फोल्ड करा के रखेगा, होल्ड करके रखेगा यहां पर। राइट, H1 हिस्टोन का ये काम है। अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, आगे ये जो डीएनए दिख रहा है ना आपको, ये इधर जो बाहर निकला हुआ दिख रहा है, इसे बच्चों कहते हैं लिंकर डीएनए, जो कि अगली स्लाइड में आपको और अच्छे से दिखाई पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं? जो डीएनए निकला हुआ है इधर, इसे क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। ठीक, अच्छा अब बोलोगे आप सर न्यूक्लियोसोम क्या है? ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चों, ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। मतलब न्यूक्लियोसोम में H1 भी काउंट हो रहा है।
सर यहां पे एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि न्यूक्लियोसोम की बात की जाए, राइट सर, तो न्यूक्लियोसोम में कितने टाइप के हिस्टोन होंगे, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि न्यूक्लियोसोम में कितने यूनिट हिस्टोन के होंगे। राइट सर, देखिए टाइप ऑफ हिस्टोन तो 5 ही है, H1, H2A, H2B, H3, H4, 5 टाइप्स के हिस्टोन है। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे जाए तो भाई ऑक्टामर में ही 8 मॉलिक्यूल हो गए और एक मॉलिक्यूल H1 का, तो कुल 9 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो टाइप ऑफ हिस्टोन पूछ रहे हैं तो 5, और नंबर ऑफ हिस्टोन यूनिट्स या मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं तो 9 हो जाएगा। तो बच्चों देख रहे हो आप, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ है और H1 ने होल्ड करके रखा है उस डीएनए को, और जो बाहर डीएनए निकला है वो क्या है, लिंकर डीएनए। और इस पूरे असेंबली को क्या बोलते हो बच्चों, या स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियोसोम। एक और बात बच्चों देखो, डीएनए आपको पता ही है, डीएनए का डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर, राइट, 2 नैनोमीटर। लेकिन जब यह डीएनए ऑक्टामर के अराउंड कॉइल हो गया तो ओवरऑल डायमीटर बढ़कर हो जाएगा 10 नैनोमीटर। डीएनए का डायमीटर क्या था, 2 नैनोमीटर, लेकिन जब ऑक्टामर के साथ एसोसिएट हो जाएगा तो इसका कुल डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 नैनोमीटर। याद रखना है ये, राइट। अच्छा बच्चों, दूसरी बात, ये न्यूक्लियोसोम तो हो गया सर। अब बात आती है सर 1.75 राउंड डीएनए क्वाइल हो गया, ठीक है सर, न्यूक्लियोसोम में डीएनए ये जो दिख रहा है लाल रंग का, ये होता कितना है। तो बच्चों याद रखिए 200 बेस पेयर्स। देखिए हमने लिख रखा है, A typical nucleosome contains 200 base pairs of DNA। तो न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए होता है, 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होता है, राइट बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हिस्टोन ऑक्टामर के साथ डीएनए एसोसिएट हुआ, उसके बाद H1 ने उसको क्लिप किया और ये पूरा का पूरा जो एसोसिएशन बना, यही हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हमने क्या कह दिया था, न्यूक्लियोसोम। इसी डिस्कशन को एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसको एनसीईआरटी के साथ कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल सर, जरूरी है। तो आइए यहां पे हम बात करें, तो ये डीएनए हो गया। अब इस डीएनए का अभी सर ने कहा कि डायमीटर अगर हम डिस्कस करें तो ये जो डीएनए का डायमीटर है, ये डीएनए का डायमीटर हो गया 2 नैनोमीटर, राइट, 2 nm। अब इस डीएनए के साथ एसोसिएशन किसका हो रहा है, हिस्टोन का। तो अब देखिए पैक्ड बाय 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन। अब इसमें 5 में ये जो 4 है, H2A, H2B, H3, H4, ये एक साथ ऑक्टामर बनाए, बिल्कुल, और फिर बाद में H1 ने उसको क्लिप किया, बिल्कुल सर। तो ये 5 टाइप के जब हिस्टोन इस डीएनए के साथ मिल रहे हैं, तो यहां पे आप देखिए ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए तो ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, राइट, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम हो गया, ये चौथा न्यूक्लियोसोम हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हो सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम यहां पे हमको देखने को बिल्कुल मिल रहा है। मतलब ये जो डीएनए था बहुत बड़ा है, तो सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब देखिए हिस्टोन की बात करें तो जब हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ये रैप हो रहा है, तो एक पॉइंट देखिए, ये लेंथ है, तो जब हम इसके ऊपर रैप करेंगे तो लेंथ तो छोटा हुआ ना, बिल्कुल, लेंथ छोटा हुआ, बट डायमीटर उस पूरे एसोसिएशन का देखा गया तो बढ़ गया, जो सर ने बताया कि कितना था, 10 नैनोमीटर। तो अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो एक एसोसिएशन हम दिखा रहे हैं, ये एक एसोसिएशन हमारा न्यूक्लियोसोम हो गया। यानी अगर मैं फिर से थोड़ा सा पीछे चल के देखूं तो मैं इसको जब ओपन कर रहा हूं तो ये इतना डीएनए और ये इतना डीएनए इतने ही दूर में पैक है। इसके आगे का जो डीएनए था वो यहां पे पैक है, इसके आगे का जो डीएनए था वो यहां पे पैक है। तो आप देख रहे हो कि लेंथ छोटा हो रहा है और डायमीटर बढ़ रहा है। यही तो पैकेजिंग का काम था कि हमको डीएनए को कंडेंस करना था, उसके लेंथ को कम करना था, बिल्कुल, ठीक है। तो अब चलिए ये हमने एक न्यूक्लियोसोम को यहां पे मार्क किया। अब इस न्यूक्लियोसोम को एनसीईआरटी कैसे दिखाती है, किस डायग्राम से दिखाती है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम, क्योंकि हमसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में एनसीईआरटी का डायग्राम ही तो पूछा जाएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहां पे अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम का, ये डायग्राम एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करती है न्यूक्लियोसोम का। तो अब इस डायग्राम को एक बार हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो आपको ग्रीन कलर में जो सर्कल दिखाई दे रहा है, जो हम हिस्टोन ऑक्टामर कह रहे थे, वही हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। तो ये देखिए ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। इस हिस्टोन ऑक्टामर पे ये डीएनए है, ये डीएनए 1.75 टर्न यानी एक कंप्लीट टर्न और 0.75 टर्न जब लिया, उसके बाद H1 हिस्टोन आया और H1 हिस्टोन ने इसको क्लिप कर दिया। और इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा एसोसिएशन बना, इस पूरे एसोसिएशन को हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोसोम।
और इसमें अगर हम केवल इसकी बात करें, यानी H1 को हटा दें, तो जब हम केवल इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो गया कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, यानी ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल हो गया जिसको ऑक्टामर कहा जाता है। उसके ऊपर डीएनए रैप किया और फिर H1 आया और H1 ने क्या किया, क्लिप किया और क्लिप करके न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन किया। सर ने बताया था फिर कि ये जो बाहर डीएनए निकल रहा है, ये डीएनए क्या हो गया, लिंकर डीएनए आगे आएगा, आगे आएगा। और कई बार इस लिंकर डीएनए, अब देखिए H1 के बाद जो डीएनए दिख रहा है वो लिंकर डीएनए, इसलिए कई बार इस H1 हिस्टोन को लिंकर हिस्टोन भी कह दिया जाता है। तो ये H1 हिस्टोन जो हुआ इसको लिंकर हिस्टोन भी कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद से हम लिंकर डीएनए की बात कर रहे हैं। तो ये देखा, और ये डायग्राम आपको याद रखना है, क्योंकि ये डायग्राम एनसीईआरटी का तो कई बार सर लेबलिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो एनसीईआरटी की एक एक लेबलिंग याद रखनी, एक एक लेबलिंग याद रखनी है कि कई बार पूछ दिया, मान लीजिए कि इसको हटा दिया गया, ठीक है, बिल्कुल, इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया और इसको हटा दिया गया और ए बी सी करके पूछ दिया गया कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। अब आप इसको लेबल करो। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहां से पूछे जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी का अगर कोई डायग्राम है तो उसका क्लियर कट लेबलिंग आपको आना चाहिए। बिल्कुल सर। बच्चों याद रखना, ये जो अब आप सर्कल जो देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये ना सोचना कि एक ही हिस्टोन है, नहीं, इसके अंदर पूरे 8 मॉलिक्यूल हैं हिस्टोन के, इसीलिए इसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। बच्चों हिस्टोन ऑक्टामर का ही दूसरा नाम हिस्टोन कोर है। ये जो हिस्टोन कोर दिख रहा है ना, हिस्टोन ऑक्टामर को ही कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, हिस्टोन ऑक्टामर बोलो या हिस्टोन कोर बोलो, एक ही बात है। और उसके चारों तरफ डीएनए रैप्ड है। क्लियर? अच्छा बच्चों देखो, जैसा सर ने यहां दिखाया कि सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम होते हैं। अगर बच्चों इस सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो कैसा दिखता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसकी भी बात की है। आइए देखते हैं। न्यूक्लियोसोम्स अपीयर एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियोसोम कैसे दिखते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बच्चों बीड्स का मतलब है मोती और स्ट्रिंग का मतलब है धागा। तो धागे में मोती की तरह दिखाई पड़ते हैं। अब आप बोलोगे सर विजुअलाइज करा दो, आओ देखो, एनसीईआरटी ने भी बना रखा है, इसलिए हमने बना रखा है। देखो एक धागे की तरह, धागे में मोती लगे हैं ना, तो न्यूक्लियोसोम कैसे दिख रहे हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, धागे में मोती की तरह दिखाई पड़ते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। और बच्चों अब आप देखोगे ये जो ब्लैक कलर का डीएनए है, राइट, ये क्या है? लिंकर डीएनए। बोला था ना लिंकर डीएनए आएगा। लिंकर डीएनए नाम ही इसीलिए है क्योंकि ये दो न्यूक्लियोसोम को लिंक कर रहा है। समझ रहे हैं? ये है लिंकर डीएनए। ओके बच्चों, तो कैसा दिखता है न्यूक्लियोसोम? धागे में मोती की तरह अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। सर अगर हम कहें कि ह्यूमन में कितने न्यूक्लियोसोम पॉसिबल है, तो क्या अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, अप्रोक्स तो बता सकते हैं सर, क्योंकि हमने पढ़ा 200 बेस पेयर से एक न्यूक्लियोसोम बन रहा है। तो हर 200 बेस पेयर से एक न्यूक्लियोसोम बन रहा है, तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इज इक्वल टू टोटल बेस पेयर अपॉन 200। जितने बेस पेयर दिए हैं अपॉन 200 कर दो, आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। एक बार इसको सर कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आइए देखिए इसी बेसिस पर। ये देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। अब डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन में कितना डीएनए होता है बच्चों? हैप्लॉयड में तो पता ही है 3.3 into 10⁹ बेस पेयर। तो डिप्लॉयड सेल में कितना होगा? 6.6 into 10⁹ बेस पेयर। तो टोटल बेस पेयर अपॉन 200 कर दो। आइए देखिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मूला टोटल बेस पेयर अपॉन 200। बेस पेयर टोटल कितने हैं? 6.6 into 10⁹ बेस पेयर अपॉन 200 कर दो। कैलकुलेट कर लो बच्चों, आंसर आएगा 3.3 into 10⁷। इतने न्यूक्लियोसोम होंगे ह्यूमन की एक डिप्लॉयड सेल में अप्रॉक्सीमेटली, राइट बच्चों। एक बात और सर, बच्चे एक क्वेश्चन आता है और बच्चे उलझ जाते हैं उसमें। क्वेश्चन आता है हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट इन ई कोलाई। अब बच्चा क्या करता है? ये फॉर्मूला लगाता है और क्वेश्चन को गलत कर देता है। बिल्कुल, बोलता है सर ई कोलाई में तो 4.6 into 10⁶ बेस पेयर है, अपॉन 200 कर देते हैं अपन। तो जब ऐसा करेगा बच्चा
तो बच्चे को तो याद रखना है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोसोम नहीं बनता, फॉर्मेशन ही नहीं होता है। उसमें तो सुपर कॉइल्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीअमाइन्स। तो ऑप्शन में जो 0 होता है उसको देखता ही नहीं वो। बिल्कुल, वो तो डिवाइड बाय 200 करके आगे बढ़ता है। नहीं करना है बच्चों। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोसोम नहीं होते, केवल यूकैरियोट में बनते हैं। क्लियर? तो अभी तक आपने क्या देख लिया? डीएनए की पैकेजिंग यूकैरियोट में, और कौन सी? फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग, न्यूक्लियोसोम बन चुका है। राइट?